जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर नगेन की हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। और ये आधुनिक काल के संबंध में जब हमने प्रीवियस के क्लास में बात किया कि डॉक्टर नगेन जी का जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का इतिहास है, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि जो भारतेंदु जी का समय रहा है ना, तो गद्य की विविध विधाएं, चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, यात्रा वृत्तांत हो, रिपोर्टाज हो, सब पे काम किया गया। लेकिन कोई भी चीज जब शुरुआती दौर होता है ना, तो उसमें बहुत कम काम हो पाता है। और कहीं ना कहीं नवयुग के प्रणेता के तौर पे जब हमारे बीच आते हैं आधुनिक काल के भारतेंदु जी, तो उन्होंने जिस तरीके से नाटक पे काम किया, निबंध पे काम किया, है ना? तो एक अपना एक आधार वहाँ पे उन्होंने सेट किया। हालाँकि उस समय पत्र-पत्रिकाओं का भी एक दौर अच्छा खासा चला। तो ये जो काल है, शुरुआती काल है। उस समय इतना ये नहीं था कि व्याकरण की अशुद्धियों पे लोगों का ध्यान जाए या अचानक बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी जाए। जब कोई चीज़ बोले ना कि शुरुआती दौर में होता, तो बस वो अपना शुरुआत हो जाए, फिर इंटरेस्ट के साथ ही जब लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, तो अपने आप वो जन सरोकारिता का चीज़ बनता जाता है। वैसे ही अपने यहाँ पे हिंदी कड़ी बोली जो प्रचार-प्रसार के रूप में जब फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना के साथ जितने भी हिंदी साहित्यकार के द्वारा काम किए गए, उसी की एक कड़ी आगे बढ़कर जब हम 1900 से 1918 का दौर देखते हैं, उसको कहते हैं द्विवेदी युग। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब हम नामकरण पढ़ रहे थे, तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी काल को बहुत प्रभावित करता है ना, तो उसी के नाम पे नामकरण कर दिया जाता है। जैसे भारतेंदु जी ने प्रभावित किया तो भारतेंदु काल हो गया। ऐसे ही द्विवेदी युग को देखेंगे तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पूरे कालखंड को एक तरीके से बहुत अपना सहयोग दिया, तो वो द्विवेदी काल हो गया, है ना? और तो द्विवेदी काल और एक तरीके से इसी को कहते हैं जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल कैसे कह सकते हैं कि 1900 से 1918 के दौर में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी सुधार की दृष्टि में आगे बढ़ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे हिंदी के क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर करके सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे, उन्होंने हिंदी साहित्य को अतुलनीय योगदान दिया। तो उन्हीं के आधार पे पूरे कालखंड का नाम रख दिया गया। जैसे नाटक क्षेत्र में प्रसाद को केंद्र में रखा गया, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी को रखा गया, शुक्ल जी को रखा गया निबंध के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में और भी देखिए आप। तो इसी तरीके से जो व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर कर नवीन दृष्टिकोण प्रतिपादित अलग-अलग विषयों वस्तु पे लेखन, वो द्विवेदी युग के आधार के रूप में देखा जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग के संबंध में। और जो भी विद्यार्थी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जुड़ जाएँ। एक डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से कनेक्ट हो जाएँ। हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक क्लास चलाने वाले हैं। वो क्लास होगा एक तरीके से आप कह सकते हैं गाइडेंस प्रोग्राम, कि हमें साहित्य के इतिहास हो या काव्य शास्त्र हो, पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है और मुझे भी लग रहा है कि इस दिशा में कुछ काम किया जा सकता है। तो नीचे लिंक रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बीच-बीच में हम लाइव सेशन में आप लोगों से मतलब वो होता है ग्रुप कॉलिंग से बातचीत भी कर पाएँगे कि इस तरीके से पढ़िए, एक ये दृष्टि होता है। यदि सच में आपको मेरे पढ़ाने का तरीका वाक़ई में समझ में आता है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे आप देखिए, हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से, राष्ट्रीयता से, जड़ता से, प्रगति तथा रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा करने वाला 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों का समधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक, विचारक, सर्वस्वीकृत साहित्य नेता कौन थे? तो ये नेता थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हाँ, इनके नाम पे पूरा द्विवेदी युग पड़ा। वैसे इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। भारतीय इतिहास में ये समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र और कूटनीति का काल रहा है। और साथ ही बात करेंगे सन 1857 का जो समय रहा है, विद्रोह विद्रोह हुआ, फिर 1858 में महारानी जी केंद्र में आती है, यानी सत्ता के केंद्र में। सहृदयता पूर्वक घोषणा पर से भारतीय जनता आसान्वित हो गई। कुछ सुधार हुए भी, अतएव भारतेंदु कालीन कवियों ने अंग्रेजी की प्रशस्तियां लिखी और राज राजेश्वरी विक्टोरिया का जय जयकार किया। किंतु छोटे मोटे सुधारों के अलावा कुछ नहीं हुआ। प्रजा ने जो बड़ी बड़ी आशाएं लगाई थी, अपूर्ण ही रही। अनेक प्रतिगामी एवं काले कानून पास हुए, जिनसे जनता पिसती चली गई। फलता जनता में असंतोष और क्षोभ की आग भड़कती चली गई। आर्थिक दृष्टि से भी अंग्रेजों की नीति भारत के लिए अहितकर थी। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ के बने माल की खपत भारत में होती थी। देश का धन निरंतर बाहर जाने से भारत निर्धन हो गया। यहाँ उद्योग धंधों के विकास की ओर सरकार का ध्यान तो था नहीं। ऊपर से देखिए, कभी भी कोई भी चीज होता है ना, उसका परिवेश से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब हम पूरे द्विवेदी कालखंड को पढ़ते हैं, 1900 से 18 का दौर, तो आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो जस्ट अपना ये हुआ कि 1857 से 58 का जो समय है, पीरियड देख रहे हैं, 57 में क्रांति है। और धीरे धीरे लोग
जन जागरूक हुए कि हमको तो प्रताड़ित किया जा रहा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ब्रिटिशर्स तो हमें पूरी तरीके से हमारे मानसिक जो है स्तर को एकदम अपने कब्जे में लिए हुए हैं। तो जब लोग देख रहे हैं कि बड़े आसान्वित होके राजराजेश्वरी विक्टोरिया का जय-जयकार कर रहे हैं। आप देखेंगे इसी समय ना भारतेंदु जी का नाटक भी आता है। चाहे भारत दुर्दशा हो, अंधे नगरी हो, नील देवी हो, बादशाह दर्पण, बहुत सारे नाटक, लेवी प्राण लेवी। अब इनसे क्या होता है कि ये बीच-बीच में आपको नाट्य के माध्यम से दिखाते रहते हैं कि देखो भाई तुम लोग प्रताड़ित हो रहे हो, अपने समझो, क्योंकि मैं खुल के नहीं बोल सकता। उस समय बहुत सारी पत्रिकाएँ थी जो बोलती खुल के तो उनको तुरंत बैन कर दिया जाता। जैसे प्रेमचंद जी का सोझे वतन जब्त कर लिया गया। अब आर्थिक दृष्टि से भी ये भारत के लिए अहितकर होता, यहाँ के कच्चा माल वो लेके जाते और उद्योग धंधे के विकास दिन पर दिन कर रहे थे और यहाँ पे डेली अकाल पड़ रहा है। अब जब डेली अकाल पड़ रहा है तो हमारे देशवासी तो एक तरीके से बहुत उनकी कमर तोड़ मेहनत भी ली जा रही और उनको खाने को मिल नहीं रहा है। धीरे-धीरे लोगों को समझ में आया हम पे तो अत्याचार हो रहा है और जब ये अत्याचार होने लगा तो हमारे यहाँ पे माँगा गया कि हमको पूरी तरह आज़ादी चाहिए तुम लोग से। और इसी से गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक जैसे मेधावी और कर्मठ नेता मिल गए। स्वराज एवं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की धूम मच गई। भारतेंदुकालीन साहित्यकार जहाँ भारत दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गए, वहाँ द्विवेदी कालीन कवि मनीषियों ने देश की दुर्दशा के चित्रण के साथ साथ देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दी। उन्हें आत्मोत्सर्ग एवं बलिदान का रास्ता भी दिखाया। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गौरांग प्रभुओं ने राजनीति और आर्थिक ही नहीं, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कूटनीति का रास्ता अख्तियार किया। भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा किसी सउद्देश्य से प्रेरित होकर नहीं दी जा रही थी। उसका उद्देश्य था देशवासियों का ऐसा वर्ग खड़ा करना जो शरीर से भारतीय होते हुए मन से अंग्रेजों का गुलाम और उनके शासन काल में सहायक हो। एक सीमा तक शासक वर्ग को इसमें सफलता भी मिली। दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतवासी बर्क, मिल, स्पेंसर, रूसो विचारकों की रचनाओं के संपर्क में आए, जिससे राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता प्राप्त की भावना को बल मिला। वैसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। आलोच काल में इसका और भी विकास और संवर्धन होता गया। अब इसमें आप देखिए तिलक हैं, गोखले हैं, लाला लाजपत राय हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, मालवीय जी हैं। काव्यधारा के संबंध में बात किया जाए तो द्विवेदी युग से पहले जो कविता का छेद था उसमें आप विषय वस्तु के केंद्र में श्रृंगार देखते, भगवत भक्ति, देशभक्ति, यही सब। यानी द्विवेदी जी से पहले के समय में जो केंद्र में चीजें लिखी जाती कि किनको बना के आधार लिखा जाए, तो या तो श्रृंगार की बात हो, भगवत भक्ति हो, देशभक्ति हो, यही चीजें थी। और एक चीज आप ना देखेंगे पूरे भारतेंदु मंडल में एक समस्या पूर्ति होता था। दरअसल समस्या पूर्ति में क्या होता था कि जो नए नए कवि हो निकल के आते थे। आपको कोई पंक्ति दे देगी, अब उसका पूरक बनाना है यानी कंप्लीट करना है। तो इसमें एक प्रतिभा भी निकल के आता था, लोगों के अंदर है कि नहीं कवित्व का गुण। ये बहुत बढ़िया चला उस समय पूरे भारतेंदु काल में आप देखते हैं। तो द्विवेदी जी से पहले ये लोग श्रृंगारी कविता लिख रहे हैं, भगवत भजन, देशभक्ति, समस्या पूर्ति जोरों पे है, कभी गोष्ठियां होती रही हैं। गद्य की एकमात्र भाषा कड़ी बोली होकर स्वीकार किया गया। और जो है कविता में वही चीज, जैसे यहाँ पे गद्य में खड़ी बोली वैसे ब्रजभाषा को पद्य का बना लिया, किंतु उसे काव्य उपयुक्त समझा नहीं गया। जैसे ब्रज भाषा की माधुरी पर रिझा हुआ इन लोगों का रसिक मन अंत तक खड़ी बोली के काव्य उपयुक्तता में अविश्वास प्रकट करा। सब मिला के जो भारतेंदुकालीन कविता है उसके उपादान सीमित तथा अधिकांशतः पृष्ठपेशी थे एवं इस युग की काव्य भाषा परंपरागत थी। भारतेंदु के बाद भी कुछ समय तक यही स्थिति बनी रही। फिर आता है 19वीं सदी का अंत। 19वीं सदी का अंत होते होते हवा बदलने लगी। परिवर्तित जनरुचि को भक्ति एवं श्रृंगार का पेशड़ बेस्वाद मिला। समस्या पूर्तियों एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय उग गए। चिर व्यवहारता ब्रजभाषा का आकर्षण निशेष हो गया। सुयोग से इसी समय जनता की रुचि एवं आकांक्षाओं के पारखी तथा साहित्य के दिशा निर्देशक आचार्य के रूप में आप देखते हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये आते केंद्र में। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रादुर्भाव हुआ और इनके बारे में बताते हैं कि जून 1900 की सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई। उसमें लिखा था शीर्षक में हे कविते, यानी जून 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हे कविता शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जन रुचि का प्रतिनिधित्व करते हुए सौरस्य एवं वैविध्य के अभाव तथा ब्रज भाषा के चिरप्रयोग पर क्षोभ प्रकट किया। सन 1903 में आचार्य द्विवेदी सरस्वती के संपादक बने। उन्होंने नायिका वेद को छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने, सभी प्रकार के छंदों का व्यवहार करने, सभी काव्य रूपों को अपनाने तथा गद्य एवं पद भाषा के एकीकरण का परामर्श किया। उनकी अमोघ प्रेरणा एवं मुआसल में प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप अनेक कवि सामने आए जो उन्हीं के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। इनमें आप मैथिली शरण, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि के नाम उल्लेखनीय है। किसके? एक मिनट।
देखिए कौन-कौन लोग केंद्र में आते हैं, इनके संबंध में बात किया गया है कि जब ये कहा गया कि जो प्रेरणा लेके आगे चले हैं, तो कौन-कौन से कवि जो है आपको यहाँ पे द्विवेदी युग में देखते हैं, तो इनमें मैथिली शरण है, गोपाल शरण जी, गया प्रसाद सुखस्नेही हैं, लोचन प्रसाद हैं, ये सभी हैं। समय के अनुसार चलने वाले कतिपय कवियों ने अपना रास्ता भी बदला, उसमें हरिओं जी, नाथूराम शर्मा शंकर, देवी प्रसाद पूर्ण, काव्य के चिरपरिचित उपादानों को छोड़कर ये लोग नए विषय पर कविता लिखने लगे। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता भी है। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी। गुप्त जी और ठाकुर गोपाल शरण सिंह, कौन-कौन? गुप्त जी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि तो खड़ी बोली के कवियों के रूप में सामने आए ही, किंतु श्रीधर पाठक हैं, हरिओदय शंकर हैं, जो ब्रजभाषा में अच्छी कविता लिख चुके थे, वे भी अब खड़ी बोली के व्यवहार करने लगे। पूर्व जी ने परंपरागत विषयों की कविता के लिए ब्रज तथा नए विषयों की कविता के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया। द्विवेदी जी भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक थे। अतएव इस युग की काव्य भाषा व्याकरण की दृष्टि से समानता शुद्ध है तथा वर्तनी की दृष्टि से उसमें भारतेंदु युग जैसी अस्थिरता नहीं है। हिंदी के सभी छंदों का यही नहीं, संस्कृत, विद, उर्दू, ब्रह्मों का भी प्रयोग देखने को मिला। आचार्य द्विवेदी ने समस्या पूर्ति को छोड़ने तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने का भी परामर्श दिया। जगन्नाथ रस रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न प्रभृति दो एक कवि भी अब ब्रज भाषा के परिचित मार्ग पर ही चलते रहे। द्विवेदी कालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं। द्विवेदी कालीन जो कविता है उसकी मुख्य प्रवृत्तियां देखें, तो प्रवृत्तियों में देखिए जैसे राष्ट्रीयता है, बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी तथा तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता है। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का ही प्रणयन किया। एक तो आपको कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं उसकी विशेषता पढ़नी पड़ती है। जैसे द्विवेदी काल में आपको किस किस विषय वस्तु को आधार बना के कुछ भी लिखा गया, तो उसमें राष्ट्रीयता का बोलबाला था। क्योंकि देखिए अब सांस्कृतिक रूप से पुनरुत्थान का समय है और द्विवेदी की प्रधान भावधारा भी यही हुई। उस समय तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता था। इस युग के जितने भी कवि थे उन्होंने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का ही प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और आजादी के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। कविवर शंकर ने बलिदान गान में क्या कहा है? कहा है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ऐसे ही आपने मैथिली शरण जी का देखा होगा, तो धरती हिलोर नींद भगा दे, ब्रजनाथ व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाथ से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। ये हो गया। ऐसे ही रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जो है अपने खंड काव्य में परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं और मतलब कि अपनी जो बेड़ियां है उसको काटो। त्रिपाठी कहते हैं कि जो बेड़ियों में तुम बधे हो उसको बंधनों को काटो। इसी प्रकार अनेक कविताओं में भी पशु बल की अवहेलना करते हैं। वस्तुतः द्विवेदी युगीन कवि ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान किया है। कितने विश्वास के साथ भारत भारतीकार भारतवर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करते हैं। अब उनमें हम देखें यहाँ पे भूलोक का गौरव, यहाँ पे आगे देखिए भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो यहाँ पे क्या पंक्तियां हैं? भूलोक का गौरव प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन? भारतवर्ष है। देश की हीन दशा, धैर्य, गंभीर शौर्य तथा कला कौशल के अभाव पर भी कवियों ने क्षोभ व्यक्त किया है। और ठाकुर गोपाल शरण सिंह की काव्य पंक्तियां भी अगर देखें तो यहाँ पे क्या है? वो धीरता कहाँ, गंभीरता कहाँ, वो वीरता हमारी वो कहाँ बढ़ाई, क्या हो गई कलाएं कौशल सभी हमारे। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। और फिर कहते हैं कि देखो यहाँ पे आपको जो अलग अलग समस्याएं थी वो थी, जैसे हमारे यहाँ पे आलस है, लोगों में खुदगर्जी है, मिथ्या कुलीनता, ये तो इस युग के कवि की दृष्टि इस पे गई। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने इनका उल्लेख करके निराकरण भी किया। जैसे भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, तो भरत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा, जरा फूट की दशा खोल कर आंखें देखो, खुदगर्जी का नशा खोल कर आंखें देखो, है सेखी दौलत की कहीं बल का कहीं गुमान है खानदान का मद कहीं कहीं नाम का ध्यान है। तो देश की आर्थिक जो विपन्नता, सामाजिक कुरीतियां, ऋण प्रथा तथा धार्मिक आक्रमणों को द्विवेदी युगीन कवियों ने स्पष्ट शब्दों में प्रत्यायनित किया। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग तथा विदेशी वस्तु के बहिष्कार पर उन्होंने निरंतर बल दिया, है ना। और सामान्य मानव, देखिए सामान्य मानवता, पहले के जो कवि थे उन पूर्ववर्ती कवियों में आपको असामान्य ईश्वर ईश्वरतार, राजा सामंत योद्धा या फिर अनेक विध नायिकाओं आदि को ही स्थान मिला था। किंतु आलोच्य काल में आएंगे तो सामान्य मानव को ये गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काम में बड़े ही सहज भाव से किया गया है। जैसे
महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक कविता है, सरगो नरक ठिकाना नहीं। तो इसमें जहाँ कल्लू अलाहित काव्य का विषय बनाया गया है, तो यहाँ पे देखिए पंक्तियाँ क्या है, भैंसी भावनी के तबे सेवा लागे करन पढ़ाओ वो छूटी, बटुअन दूध दुहाई नहातन धार न कभू दुअत मटूटी। ऐसी पंक्तियां हैं, बस आपको ये देखना कि हाँ इनका है, उसमें इतने गहरे नहीं उतरना है कि हाँ उसका अर्थ अलग कर देना है। ऐसे ही देखिए अविद्यानंद के व्याख्यान में विदेशिता का रसिक शंकर जी के व्यंग का लक्ष्य है। छड़ी धार छैला छबीले बने रंगीले रंगीले फवीले, बस देख लीजिए क्या है। आप तो बस ये ध्यान रखो ना कि द्विवेदी युग में रियल में अगर देखें तो क्या क्या चीजों पे बात की गई। जैसे उस समय आप कविताओं के बोल में देखेंगे कि जो दीनहीन कृषक है, अब ये नहीं कि रसिया भाव से कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो। यही तो कोई भी साहित्य की देन क्या है, अगर साहित्य लिखा गया तो वो समाज के लिए हितकारी है कि नहीं है, किसको केंद्र में रख के लिखा गया। अब पता लगा कि हमारे साहित्यकार जो है, लिखना है उनको कुछ और समाज का कल्याण करना है, और समाज के कल्याण के नाम पे उन्होंने उन लोगों का मुद्दा उठाया ही नहीं जिनका उठाना चाहिए, है ना। तो आप ये द्विवेदी युग में अच्छी बात देख सकते हो कि जो दीनहीन कृषक समुदाय है, विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुड़ी के वर्णन करते हैं, ये खासियत है। गुप्त जी की किसान करके है, सियाराम शरण जी की अनाथ करके है, और स्नेही जी का कृषक क्रंदन करके है। तो दीनहीन कृषक, विधवा के दुख का भी बड़ा कारुणिक वर्णन आलोच काल के कवियों ने किया है। गुप्त जी के किसान और सियाराम शरण जी की अनाथ तथा स्नेही जी का कृषक क्रंदन। नाथूराम शर्मा शंकर की गर्भारंडा रहस्य, इनमें जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मानवीय चित्रण है। शिक्षा भी नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग के कवियों का संकेत किया गया है। ये भी खासियत है कि देखिए सारे जो समाज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ना उन्हीं पे बात की गई है। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूति इस प्रकार की कविताओं का प्रेरक भावना, इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओद ने उच्चतर जातियों द्वारा निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख किया है। आप आंखें खोल कर देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां जितनी सिसकती हैं या मरी हैं। इसी प्रकार द्विवेदी युगीन काव्य में जनसाधारण को काव्य विषय के रूप में पर्याप्त स्थान दिया गया। नीति और आदर्श, अब यहाँ पे केंद्र में देखिए नीति और आदर्श क्या है। द्विवेदी युगीन काव्य, यहाँ पे हमें देखना कि जो द्विवेदी युगीन काव्य है वो आदर्शवादी भी नीतिपरक है, यानी नैतिकता की बात की गई, आदर्शवाद की स्थापना की गई है। इतिहास पुराण से जो भी कथा प्रसंग थे उनको लेके उनमें कल्पना का मिश्रण कर दिया और अच्छे अच्छे कथाएं लिखी, जिससे क्या हो लोगों में समाज में आदर्श चरित्र जाए। तो ये भी एक खासियत है। राष्ट्रीयता की बात की गई, भाषाई सुधार की बात की द्विवेदी युगीन काव्य में, खासियत ये भी एक आदर्शवादी बात की गई, नीति परकता की बात की गई, और कल्पना आसित उज्जवल कथा लेकर आदर्श चरित्रों पर प्रबंध काव्य लिखे गए। इन सभी में असत पर सत की विजय दिखाई गई, स्वार्थ त्याग कर्तव्य पालन आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई। हरिओद ने प्रियप्रवास लिखा, मैथिली शरण ने साकेत लिखा, इसका ज्यादातर भाग आलोच काल में ही रचा गया। ऐसे ही देखिए रंग में भंग, जयद्रथ वध, बिकट भट्ट, गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन, ये सभी जो रचनाएं है, यानी प्रिय प्रवास है, साकेत है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध, बिकट भट्ट है, गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव, त्रिपाठी कृत मिलन है, ये जितनी भी रचनाएं ये आदर्शवादी हैं। इनके लघु पद्य कथाएं भी इस उद्देश्य से लिखी गई जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। और आख्यानक कृतियों के अलावा इस काल में आप देखेंगे तो नीति परक और दूसरी चीज उपदेश प्रधान। तो नीति परक, उपदेश प्रधान, ये कविताओं की पुष्कल परिमाण मतलब कि परिमाण में अच्छे परिमाण में देखने को मिला। इसी प्रकार के पद लेखों में आपको द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय ये सभी लिखे। कुसुम के विषय में पंडित रामचरित उपाध्याय के विचार नीचे दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे विचार क्या है, अति खल की संगति करने से जंग में मान नहीं रहता, लोहे के संग पड़ने से घन की मार अनल सहता, ये पंक्तियां हो गई, है ना। आलोच काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। क्या है, आलोच काल के कवियों ने प्रेम के भी आदर्श स्वरूप को ग्रहण किया। जैसे प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में उनका उदास स्वरूप देखा जा सकता है। राधा संपूर्ण विश्व में कृष्ण के कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका बन जाती हैं। तो एक खासियत आपको, जो प्रेम होता है उसका ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे विभत्स वर्णन हो या बहुत ही रसिकता पूर्ण वर्णन हो, आपको
जो द्विवेदी काल में मिलेगा, तो आलोच काल के कवियों ने जो प्रेम का वर्णन किया वो आदर्श स्वरूप को स्थापित करने के लिए। चाहे आप प्रियप्रवास का प्रेम देख लो, साकेत का देख लो, मिलन का देख लो, मतलब प्रेम हो तो उदात्त रूप में हो। जैसे राधा को दिखाया गया तो ऐसा नहीं कि एकांतिक प्रेम दिखाया गया, राधा को दिखाया गया तो संपूर्ण विश्व में कृष्ण की कांति के दर्शन कर विश्व प्रेमिका और विश्व सेविका के रूप में दिखाया गया। उर्मिला अपने मन को प्रिय पथ का विघ्न मानने से रोकती है कि भाई तुमको बहुत बड़ा कल्याण का काम करना है, तो हम तुम्हारे रास्ते का बाधा नहीं बनेंगे। इसको प्रेम का उदात्त रूप कहते हैं। प्रेम जीवन की अद्भुत शक्ति है तथा उसके बिना जीवन निस्सार है। राम नरेश त्रिपाठी के शब्दों में प्रेम की महिमा अगर सुने तो यहाँ पे क्या कहा गया है? गंध विहीन फूल है जैसे चंद चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग असो। यहाँ पे आप देखेंगे कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंग असो। ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलो। आगे यहाँ पे देखिए कि वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार देखें तो वर्ण विषय का जो है क्षेत्र विस्तार कैसे हुआ है? तो वर्ण विषय के क्षेत्र विस्तार के संबंध में देखें तो द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है। इसमें अपार वैविध्य व्यापकता है। नायिका वेद को छोड़कर सभी चिरपरिचित उपादान तो गृहीत हुए, साथ ही उनके नूतन विषयों पे भी काव्य है। आचार्य द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में क्या लिखा था? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु से लेके, हाँ देखिए द्विवेदी जी ने क्या लिखा था, एक निबंध लिखा, उनका निबंध था कवि कर्तव्य। उसमें क्या लिखा? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जो जल है, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविता के विषय बनने लगे। अनेक छोटी छोटी साधारण विषयों पर कविताएं हुई। वस्तुतः ऐसे विषयों को लेकर इस युग में लिखी गई छोटी छोटी कविताओं का तो कोई सीमा ही नहीं है। असलाली पुलाक, न्याय से विषयगत व्यवहित और विस्तार का अनुमान लगाने के लिए तत्कालीन कविताओं के कुछ शीर्षक आप देख सकते हैं। जैसे कविताएं लिखी गई परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य, लड़कपन, ग्रंथ, गुणगान, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, करयोगी साधु, पुस्तक, प्रेम, ब्रह्मचर्य, हिंदी की अपील, बालक, हिंदी साहित्य सम्मेलन, मूढ़ मानव, मेहदी, नेकटाई, मनोव्यथा, कामना, विद्याकुलीनता, पौरुष, शिशु स्नेह, सुखमय जीवन, भारतीय छात्रों से नम्र निवेदन, लक्ष्मी लीला, सपूत, ग्राम गौरव, सज्जनों का स्वभाव, समालोचक लक्षण, दरिद्र विद्यार्थी, ये सभी। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी। कैसे? प्रकृति अगर देखें तो वो कैसे स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनी? तो मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल त्रिपाठी, गोपाल शरण संघ और लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है, जो नायक नायिका के संदर्भ में किए गए रीतिकालीन ऋतु वर्णन आदि के समान निर्जीव परंपरा पालन मात्र नहीं है। यद्यपि द्विवेदी युगीन प्रकृति चित्रण में भी पर्याप्त स्थूलता है, कल्पना वैभव और सौरस्य का भाव है, फिर भी उसमें यथार्थता एवं ताजगी है। जैसे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास पढ़ते वक्त आपको वो प्रकृति वर्णन जो देखने को मिलेगा यहाँ पे दिया है। जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अवराज थी कमलनी कुल बल्लभ की प्रथा। तो दिवस का अवसान समीप है, गगन कुछ लोहित हो चला। यहाँ पे आपको ये समझना है कि इस युग में सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा, देखिए ये सरस्वती पत्रिका के संबंध में यहाँ बताया जा रहा है कि इस युग में आपको सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर भी कविताएं लिखी गई हैं। कब? द्विवेदी युग में। सरस्वती पत्रिका ही प्रसिद्ध थी, उसमें राजा रवि वर्मा और बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर भी कविताएं लिखी गई। कविताकारों में कौन प्रमुख थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त जी, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो दो चीजें हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त जी, नाथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। हास्य व्यंग्य काव्य, भारतीय युग जैसी जिंदा दिली, चुलबाजी और फक्कड़पन जैसे युग में नहीं रह गए थे, अतः उस युग के समान हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा गया वो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग्य के विषय में देखें तो राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबन, लकीर की फकीरी, विदेशीयता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती, व्यभिचार, ये सभी हैं। आचार्य द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नहीं में कल्लू अलहित के माध्यम से गांव को छोड़कर शहर जाने वाले तथा विदेशी जो सभ्यता है उसका अंधानुकरण करने वाले लोगों का हास्यास्पद स्थिति का चित्रण किया। मतलब ये अगर आप देखो कि हास्य व्यंग काव्य लिखा गया तो हाँ, भारतीय युग में तो जिंदा दिली था लोगों में, समस्या पूर्ति, चुहलबाजी, फक्कड़पन था, पर वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं उतना मात्रा में नहीं है।
इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया वो द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग के विषय में तो राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, विदेशिता का अंधानुकरण, फैशन परस्ती, व्यभिचार, यही सब है। अचकुन पहिरी बूट डाटा बाबू बने डिरोट, लागिन आवे जाए सबन मां कंठ फूट तब बना कटोर। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े संयत व्यंग्यकार हैं। यानी बाल मुकुंद गुप्त को अगर देखा जाए तो बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार हैं। इन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख आलम्बन बनाया। किसने? बाल मुकुंद जो गुप्त हैं, इस युग में देखेंगे बहुत बड़े सशक्त व्यंग्यकार हैं द्विवेदी युग में। और उस समय क्या था कि लॉर्ड कर्जन दो थे, तो लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख आलम्बन किसने बनाया था? इन्होंने बनाया। एक बार तो कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कह दिया, बस फिर इन्होंने लताड़ दिया उनको, बाल मुकुंद जी ने। गुप्त जी ने जो है ऐसा लताड़ा, कहा हमसे सच को सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी। सच है ये सब देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, यही है पक्का सच्चापन, सच कहना तो है कच्चापन। बोले और करे कुछ और, यही सब सच्चे की तौर, मन में कुछ मुंह पे कुछ और, यही है सत्य कर लो गौर। झूठ को जो सच कर दिखलावे, सो ही सच्चा साधु कहावे, मुंह जिसका हो सके ना बंद, समझो उसे सच्चिदानंद। कितना बढ़िया कटाक्ष किया कि लॉर्ड कर्जन का मुंह ही बंद हो गया होगा। ये वही वाले हैं जो 1905 का बंगाल विभाजन करते हैं। और इतना ही नहीं लताड़ा, इसके बाद इन्होंने इसी प्रकार कर्जनाना शीर्षक कविता में इन्होंने कर्जन को अपने मुआ मिट्टू की उक्ति का चरितार्थ भी किया और हंसी का पात्र बना दिया। एक तो बात और है, एक अन्य कविता आजकल का सुख में इन्होंने स्वार्थी, खुशामदी और विलासियों की खबर ली। नाथूराम शंकर भी द्विवेदियों के विशिष्ट हास्य व्यंग्यकार हैं। गर्भ रंडा रहस्य इनकी प्रसिद्ध जो है सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता, ये किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर भी द्विवेदियों के विशिष्ट हास्य व्यंग्यकार हैं। गर्भ रंडा रहस्य इनकी सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, जिसमें गर्भ में ही विधवा है जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश है। आर्य समाज का इन पर गहरा प्रभाव है। एक ओर तो ये सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों में आडंबरों पर पत्तियां कसे, दूसरी ओर अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को तिलांजलि भी देते हैं। इसी तरह आपने देखा है कि ब्रज राज ये करके हैं, ब्रजराज कृष्ण को पाश्चात्य वेशभूषा धारण करने का परामर्श देकर इन्होंने वस्तुतः विदेशियों को नकल करने वाले भारतीयों का ही मजाक उड़ाया। ऐसे है, भड़क भुला दो भूतकाल को, सजिए वर्तमान के साथ, फैशन पर इंडिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज गौरवड़, वृषभानु सुता को गाढ़ो कालो तन पर तोप, नाद उतारो मोर मुकुट को, सिर पे साजो सही बेटो, पाउडर चंदन पोष लपोटो, अंजन अखियों में मत आजो आला नेक, लेव लगायो रघुवर कानों में, लटका लो कुंडल काट मिक्राफुन। द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा है। द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले में कौन है? तो द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों में ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के नाम भी उल्लेखनीय है। वैसे ये प्रवृत्ति मैथिली स्वर जैसे कवियों में भी कहीं कहीं शिष्ट और संयत रूप में दिखता है। साकेत के मंगलाचरण में गणेश और शरणानंद, उनको बालोचित क्रियाओं के हास्य विनोदपूर्ण वर्णन दिए गए हैं। सभी काव्य रूपों का प्रयोग देखें तो आलोच काल में काव्य क्षेत्र में प्रचलित प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति की सभी काव्य रूपों में रचना हुई। कथासित काव्य रचना कवियों को अधिक सुगम प्रतीत हुई। प्रिय प्रवास क्या क्या है? प्रिय प्रवास है, साकेत है तथा रामचरित चिंतामणि महाकाव्यों का प्रणयन इसी युग में हुआ। हिंदी के अनेक श्रेष्ठ काव्यों की रचना भी इसी काल में देखने को मिली, जैसे मैथिली जी का रंग निबंध जयद्रथ वध किसान, प्रसाद जी का प्रेम पथिक, सियाराम गुप्त का मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन तथा गोकुल चंद शर्मा का गांधी गौरव, बिकट भट्ट विकेशों की कथा शकुंतला जन, सर्गो नरक ठिकाना नहीं, रुक्मणी संदेश, सीता सती सीता, वीर पंचरत्न आदि अनेक पद्य कथाओं को भी इस काल में निर्माण हुआ। मुक्तक रचना की ओर इस युग के सभी कवि प्रवृत्त हुए। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्य की रचना मुश्किल परिमाण में हुई। शंकर तथा हरिओं ने समस्या पूर्तियों के रूप में भी अनेक सुंदर मुक्तक लिखे। रत्नाकर ने प्रबंध मुक्तक उद्धव शतक की रचना की। इसमें प्रबंध का पूर्वापर संबंध भी है तथा प्रत्येक पद मुक्तक के समान स्वतः पूर्ण भी है। द्विवेदी युग में प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ, यद्यपि इस विधा का वास्तविक विकास तो द्विवेदी युग में हुआ है। इसी क्षेत्र में मैथिली शरण मुकुंदर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से हुआ है। फिर भाषा परिवर्तन इस काल में क्या हुआ? तो द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा क्या थी? द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा थी ब्रज भाषा के स्थान पे खड़ी बोली करो। आज खड़ी बोली की भाषा सौंदर्य, मार्दव और अभिव्यंजना क्षमता के दर्शन के बाद उनकी काव्य उपयुक्तता विवादास्पद नहीं रह गया है। लेकिन वही चीज आप द्विवेदी काल से पहले देखोगे तो ये चीज नहीं था।
जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे भाषाविद, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि तथा बाद में रत्नाकर सरीखे कवि, ये सभी मनीषी खड़ी बोली की काव्य उपयुक्तता के विषय में संदेहशील थे। दिव्ययुगी युगीन काव्य ने इनके शंका को निर्मूल कर दिया। यद्यपि शुरुआत में ये खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अलावा कुछ नहीं था, किंतु धीरे धीरे उसमें निखार आया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रज भाषा के मोह का वध कर दिया। भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। वस्तुतः द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली अपरिपक्वता, अव्यवस्था और अमार्दों से बना हुआ ये चीज है। बात रही कि छंद वैविध्य का, तो देखिए छंद वैविध्य कैसे रहा। आलोच्य काल में वर्ण विषय के समान ही छंद के क्षेत्र में भी अद्भुत वैविध्य देखने को मिलता है। कैसे? आलोच्य काल में वर्ण विषय के अलावा छंद के क्षेत्र में कैसे अद्भुत वैविध्य मिलता है। दोहा, कविता, सवैये के प्रयोग तक ही कमी सीमित नहीं है, वरन रोला, छप्पे, कुंडलिया, सार, सरसी, गीतका, हरिगीतका, टांटक, लावनी, बीर आदि छंद भी कुशलतापूर्वक व्यवहारित। हिंदी के ही नहीं, संस्कृत के वाणिक छंदों और उर्दू ब्रह्म को भी अपनाया गया। गुप्त जी, हरिओ तथा शंकर ने छंद प्रयोग में अद्भुत कौशल का परिचय भी दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के विशेषीकरण का भी परामर्श किया है। ऐसे ही परिणाम में आप देखते हैं कि हरिगीत का, हरिओं ने वाणिक छंद, ऐसे बहुत सारे, मतलब उर्दू शैली में देखिए तो शंकर ने कवित्व, पूर्व जी ने कुंडलिया, इन सब पे भी बात की है। और स्नेही का नाम लिया गया है, भगवान दीन का लिया गया। लेकिन पूरे द्विवेदी काल में जब आते हैं कि कौन कौन प्रमुख कवि हैं, क्योंकि कवि उनकी रचनाओं से जो क्वेश्चन आता है उसमें इन्होंने सबसे पहले मेंशन किया कि नाथूराम शर्मा शंकर है। और उनका समय दे दिया आपको कि नाथूराम शर्मा का अगर देखेंगे आप तो 1859 से लेके समय और 1932 तक। तो 59 में जब ये आते हैं तो इनका कभी कभी लोगों का ना जन्म वगैरह भी पूछ लेता है। जैसे इनका जिला कहाँ है, हरदुआ, मतलब जन्म बताया हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में है। तो पंडित नाथूराम शर्मा, जन्म हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में। ये जो है, हाँ, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। शुरुआत से ही शंकर जी बड़े साहित्य अनुरागी थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपने साथी पर एक दोहा रचा था। पहली चीज, ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत भाषाओं के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आरंभ से ही शंकर जी बड़े साहित्य अनुरागी थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रचा था। ठीक। कानपुर में ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि प्रताप नारायण मिश्र के संपर्क में आए तथा ब्राह्मण में इनकी कविताएं छपने लगी। बाद में इन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया। तो क्या क्या देखना है। नाथूराम शर्मा शंकर, इनका जन्म कहाँ हुआ, हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में। ये हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत भाषाओं के क्या थे, नाथूराम शर्मा शंकर जी अच्छे ज्ञाता थे। शुरुआत में शंकर जी बड़े साहित्य के अनुरागी थे। 13 वर्ष की छोटी आयु में इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा रचा था। एक साथी पर एक दोहा। कानपुर में ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र। उनके संपर्क में कौन आता है, नाथूराम जी आते हैं, और ब्राह्मण में इनकी कविताएं छपने लगती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका समय कब से कब तक रहा, किस जिला से बिलोंग करते थे, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। शुरुआत से शंकर जी बड़े साहित्य को मतलब अनुरागी थे उसके। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपने एक साथी पर एक दोहा भी लिखा। फिर कानपुर में ये भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि नारायण मिश्र के संपर्क में आए और फिर इसके बाद इन्होंने आचार्य प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती के मुख्य कवि में स्थान भी पाया। मतलब ब्राह्मण में इनकी कविताएं छपने लगी थी। बाद में ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाए। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा के कवि थे, लेकिन जल्दी आप देखेंगे खड़ी बोली की तरफ झुक गए और ये उर्दू में भी बहुत अच्छी कविता करते थे। शंकर जी पर आर्य समाज तथा तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन था उनका गहरा प्रभाव भी था। देश प्रेम हो, स्वदेशी प्रयोग हो, समाज सुधार हो, हिंदी अनुराग हो, विधवाओं और अछूतों का दारुण दुख हो, इनकी कविता के सब प्रमुख विषय हुआ करते। सामाजिक कुरीतियां, आडंबर, अंधविश्वास, बाल विवाह आदि पर भी इन्होंने बड़े तीखे व्यंग किए। रीतिकालीन पद्धति पर इन्होंने कुछ श्रृंगार में रचनाएं भी की और राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर भी शंकर जी ने सुंदर कविताएं लिखी। छंद शास्त्र के बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके काव्य में सभी प्रकार के छंद आपको देखने को मिलेंगे। ये छंद जैसे बताएं कि ये समस्या पूर्ति में भी बड़े कुशल हस्त थे और उस समय के कवि समाजों में जो सम्मेलन होता था अब इनमें धूम थी। जैसे कविता कामनी कान, भारतेंदु प्रगुंद, साहित्य सुधाकर, इन उपाधियों से इनको विभूषित किया गया। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व,
इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ थे। तो आपको देखिए इसमें कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। शंकर जी का समय क्या रहा, कहाँ से थे, अलीगढ़ से। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत ये सब जानते थे। शुरुआत में साहित्य प्रति अनुराग था। 13 वर्ष की छोटी आयु में इन्होंने एक साथी पर एक दोहा लिखा। फिर कानपुर में मंडल के प्रसिद्ध कवि मिश्र के संपर्क में आते थे। वहां पे जो है इनको ब्राह्मण में कविताएं नाथूराम का छपने लगा। बाद में द्विवेदी द्वारा संपादित जो सरस्वती था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब कि मान नहीं मिलता था, जिनके अंदर कुछ गुण था उन्हीं को मिलता था। फिर इनको वहाँ पे स्थान मिल गया। शुरुआत में तो नाथूराम जी सिर्फ ब्रज में लिखते थे, लेकिन जल्दी ही खड़ी बोली में झुक गए। उर्दू में भी अच्छी कविता लिखते थे। शंकर जी पर आर्य समाज उस समय के आंदोलन का गहरा प्रभाव था। देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, ये सारी चीजें तो थी। और सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग किए। और रीतिकालीन पद्धति पर इन्होंने कुछ श्रृंगारमयी रचनाएं भी की। राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर भी शंकर जी ने शुद्ध कविताएं लिखी। छंद सास के ये बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। इनके काव्य में सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। तत्कालीन कवि समाजों और सम्मेलनों में इनकी धूम थी। ये कविता, कामनी कांत, भारतेंदु प्रबंध, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित थे। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भडंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ रहे। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे और इनकी अतिशयोक्तियां भी आकाश पताल को एक कर देने वाली थी। यथा देखी तो शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी, दोनों ध्रुव छूरन रो पल में बिगल कर घूम घूम धरनी दूरी सी बढ़ जाएगी। ऐसे ही अब आगे देखिए श्रीधर पाठक का नाम आता है। श्रीधर पाठक कौन थे? इनका जन्म श्रीधर जी का आगरा जिले के कहाँ पे हुआ था? जोधरी गांव में हुआ था श्रीधर पाठक जी का। और इनका समय क्या दिया है? वही 1859 के आसपास। तो जो श्रीधर पाठक थे, जन्म तो आगरा के जोधरी गांव में हुआ था। हिंदी के अलावा इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किसने? श्रीधर ने किया। जन्म आगरा में हुआ, जोधरी गांव में। हिंदी के अलावा इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आजीविका के लिए पाठक जी ने सरकारी नौकरी की। किसने किया? आजीविका के लिए अब पाठक जी ने सरकारी नौकरी की। नौकरी के प्रश्न में ही इन्हें कश्मीर और नैनीताल में भी जाना पड़ा, जहाँ इन्हें प्रकृति के निरीक्षण का बहुत अच्छा अवसर मिला। इन्होंने ब्रज और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविता की। इनकी ब्रज सहज और निराडंबर है। परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग इन्होंने प्राय नहीं किया। खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रज के क्रियापद भी प्रयुक्त थे, किंतु ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको खासियत के तौर पे जब किसी को कवि पढ़ना है, मान लो श्रीधर को पढ़ना है, तो आपको ये तो पता चलेगा कि ये तो जो है द्विवेदी युग के हैं। अब इनका जन्म कहाँ, ये सब तो फैक्ट हो गया। किसका ज्ञान? अंग्रेजी का, संस्कृत। आजीविका के लिए क्या किया? सरकारी नौकरी किया। फिर सरकारी की वजह से यहाँ कश्मीर जाना पड़ा, नैनीताल। और ब्रज में भी लिखते, खड़ी बोली में लिखते, कविता बढ़िया करते थे। रूढ़ शब्दावली का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, ये अच्छी बात है। खास क्या चीज है वो देखिए। जैसे ना इनको देख रहे हैं आप, तो ये देखिए श्रीधर का कि खड़ी बोली के तो ये पहले समर्थ कवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि लिखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खड़ी बोली किसके अंदर सामर्थ्य लिखने का। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में आपको कहीं कहीं ब्रज के क्रियापद भी दिखेंगे, ब्रज भी दिखेगा, लेकिन ये कम महत्वपूर्ण नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पहले इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर, मतलब इन्होंने क्या किया, सरस्वती जब संभाला था द्विवेदी जी ने, इससे पहले ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृद्धि का परिचय दे दिया। देश प्रेम और समाज सुधार और प्रकृति चित्रण इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। इन्होंने बड़े मनोयोग से देश का गौरवगान किया, किंतु देशभक्ति के साथ इनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी है। एक और इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी है, तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में भी राजभक्ति का भी प्रदर्शन है। समाज सुधार की ओर भी इनकी दृष्टि बराबर रही है। बाल विधवा इन्होंने विधवाओं की व्यथा का कारुणिक चित्रण किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में मिला है। तत्कालीन कवियों में इन्होंने सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकृति वर्णन किया है, परिमाण की दृष्टि नहीं, गुण की दृष्टि से। खासियत क्या है? परिमाण की दृष्टि नहीं, गुण की दृष्टि से। इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण किया है। मातृभाषा की उन्नति की भी ये कामना करते हैं। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। पाठक जी कुशल अनुवादक ही थे। कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट, डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रैवलर
का ये बहुत पहले ही एकांतवासी योग, उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक शीर्षक से काव्यानुवाद कर चुके थे। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, काश्मीर, सुषमा, देहरादून और भारत गीत विशेषता उल्लेखनीय है। तो अब रचना देख लीजिए। कालिदास के द्वारा अगर यहाँ पे देखें तो ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रैवल। तो कालिदास के द्वारा ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, दी ट्रैवलर के बहुत पहले ही एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक शीर्षक से काव्यानुवाद कर चुके थे। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक है, काश्मीर सुषमा है, देहरादून है और भारत गीत है। तो कौन कौन से है? कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रैवल के बहुत पहले ही एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक शीर्षक से काव्यानुवाद कर चुके थे। इनकी मौलिक कृतियों में कौन कौन से हैं? तो इनकी मौलिक कृतियों में आता है वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो पाठक जी हैं कुशल अनुवादक भी हैं। कालिदास कृत ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ, हर्मिट, डेजर्टेड, द ट्रैवलर, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक और इनके अलावा वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत और विशेषता उल्लेखनीय ये सभी हैं। यहाँ पे चार हिमालय आंचल में एक साल विशालन को बन, मृद मरमर शीत झरे जल, स्रोत है पर्वत, ओट है निर्जय। दूसरी चीज है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1800 यहाँ पे दिया गया है 64, है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1864 से 1900 जो है 38 का जन्म देखें तो रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ। गांव की पाठशाला में ये प्रारंभिक शिक्षा पाने के पश्चात ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के स्कूल में भर्ती हो गए। बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ बाद में ये हुआ कि रंजीतपुरवा जिला उन्नाव, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में दाखिल हुए। वहां से अपने पिता के पास बम्बई चले गए। बम्बई में उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। मिडिल कक्षाओं में इन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में फारसी पढ़ी तथा इन्हें बांग्ला का भी अच्छा अभ्यास था। आजीविका के लिए द्विवेदी जी ने रेलवे की नौकरी की, किंतु उच्च अधिकारियों से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। शाही साधना तो द्विवेदी जी नौकरी के दिनों में भी कर रहे थे, किंतु नौकरी छोड़ने के बाद ये पूर्णतः हिंदी भाषा और साहित्य सेवा में लग गए। और फिर तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न नहीं रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त और भाषा के स्वरूप स्थिर हुआ। भारतीयों द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के तीन आधार थे। एक मुख्यतः हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग, उर्दू फारसी की लोक व्यवहार का और आवश्यकता पड़ने पे कभी कभी संस्कृत के मूल शब्दों से भी स्रोतों को लिया जाता था। और इसी नीति का अनुकरण करते हुए भारतेंदु जी के अनुयायियों ने भी किया था। परिष्कार, शक्ति, प्रौढ़ता, ये सारी चीज तो भारतेंदु कालीन तो गद्य पहले से ही बहुत कुछ निखर कर आया था। वही चीज परिमार्जित रूप में आप देखते हैं इस समय और भी आ गया। जैसे उच्चारण के स्थान पे लोग गलतियां कर देते, इसके उसके क्या चीज, तो इन्होंने क्या किया? माजा, भाषाई परिष्कार किया। ये चीज बड़ा खास था इस समय। वाक हृदय की अनुभूतियां लड़ियों के प्रतीकों से लगते हैं, उनमें विन्यास सही से हो। इसलिए कहते हैं कि शुक्ल जी ने उनकी गद्य शैली को दो रूप में देखा, एक भावावेश शैली, एक तत्व निरूपण की शैली। इन दोनों शैलियों के अलावा विचार प्रधान शैली, व्यंग विनोद शैली, उद्बोधन शैली आदि भी उनके गद्य में दिखते हैं, है ना। तो ये चीज आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक। ये जाति के प्रमाण ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम बाबा रामदास था। बालकृष्ण भट्ट की शैली में खरापन में गंभीर प्रकृति के व्यक्ति और जीवन भर उन्होंने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। कौन? बालकृष्ण भट्ट। शैली में खरापन, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति और जीवन भर उन्होंने सच्चाई के लिए संघर्ष किया। फलस्वरूप समाज की विकृतियों को देखकर वे खींच उठते थे, इसलिए उनकी शैली में कहीं कहीं खींच भी है, चिड़चिड़ापन भी है। ये चीजें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ प्रताप नारायण मिश्र की शैली में एक प्रकार का आपको मनमौजीपन दिखेगा। उनमें कटुता नहीं दिखेगी, विनोदपूर्ण वक्रता दिखेगी, बैसवाड़ी बोली खासियत है प्रताप जी का। ये सभी चीजें आपको दिखेंगी। ले भला बताइए तो आप क्या है? आप कहते होंगे वो आप तो आप ही है। तो इस तरीके से जो बोली है। अब चौधरी प्रेमगंज की शैली तो पहले भी हम लोगों ने देखी है, तो यहाँ पे देखे सभी लेखों से ये अलग है। गद्य को कलात्मक बनाने की चेष्टा किसने की है? तो बहुत ही कलात्मक ढंग से चौधरी जी ने किया है। उनके वाक्य लंबे हैं और भाषा सयास गढ़ी सी लगती है। धन्य धन उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद धन को, जिसकी कृपा वार बिंदु वर्षा से आनंद प्रमद हो अचानक थे। फिर भारतेंदु के अन्य लेखों में जैसे ठाकुर जगमोहन है ना, और इनके अलावा और भी, इनके अलावा श्रीनिवास दास, तोताराम, केशव भट्ट, गोस्वामी जी, काशीनाथ पत्रे, ये सभी भी है जो अपने महत्वपूर्ण योगदान देकर तत्कालीन हिंदी गद्य को बहुत ज्यादा एक तरीके से सामर्थ्यवान बनाते हैं। तो पूरे द्विवेदी काल में आपको देखें तो हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में भारतेंदु युग का एक अगला पड़ाव जो था
वो आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष का काल यही रहा है। और कहीं कहीं रचनागत प्रतिपाद की दृष्टि से भी ये आपको बहुत बड़ा परिवर्तनकारी काल लगा, जिसमें हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। मतलब साहित्य सृजन की दृष्टि से हिंदी गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात इसमें देखने को मिलता है। निबंध और नाटक इन दो विधाओं में लेखकों को अभूतपूर्व सफलता देखने को मिला। इस युग में न केवल हिंदी गद्य का स्वरूप स्थिर हुआ, वरन और भी चीजों का हुआ। पद पत्रिका के प्रकाशन, किसी भी भाषा के इतिहास में इतनी अल्प अवधि में होने वाली जो प्रगति देखने को मिला था, वो आपको द्विवेदी काल में जो चीज देखने को मिला वो अन्य काल में नहीं मिला। तो द्विवेदी युग जो जागरण सुधार का काल है, वो बहुत ही तरीके से बदलाव का काल था, ये समझ के चलना है। फिर आगे ऐसे छायावाद काल है, फिर आगे हम देखते चलेंगे कि क्या क्या चीजें नई होती चलती हैं। तो मतलब मेन तो आपको हमने बताया ना कि वो सुधार की दृष्टि से इसका वही चीज आप देखिए, सबसे ज्यादा आपको सुधार का क्या मिलता है। बाकी वही चीज आप शुक्ल जी की किताब में भी देख रहे हैं, जितने वन लाइनर फैक्ट है उसमें भी कराएंगे वो चीजें, बस समझदारी आपको अपनी दिखानी है इसमें। तो आज के लिए इसको यहीं करते हैं, डॉक्टर नगीन के साहित्य के इतिहास को। और तो कुछ इसमें खास नहीं लग रहा है। जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।